ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान। अगर आप कभी ये देखना चाहते थे कि किसी एक समय महान देश को बर्बाद करके गड्ढे में कैसे गिराया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम से बेहतर उदाहरण कोई नहीं है। ठीक है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इंग्लैंड से प्यार करता हूँ, मैं ब्रिटेन से प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन को उसकी पुरानी शान वापस मिले। लेकिन माफ़ कीजिए दोस्तों, आपका देश जितनी जल्दी गिर रहा है उतनी जल्दी तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह मेरी सोच से भी बुरा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यूके की घटनाओं पर नज़र रख रहा हूँ। मुझे लगा था, और शायद आप में से ज़्यादातर लोग भी मुझसे सहमत होंगे, कि अगर आपके पास आपराधिक रिकॉर्ड है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैंने सोचा था, पर यूके में ऐसा नहीं है। मैं आपको इस आदमी से मिलवाता हूँ। इनका नाम नदीम बट है। हाँ, BUTT, नदीम बट। ठीक है, ये पाकिस्तान में बहुत आम नाम है। वह एक दोषी आतंकवादी है, जिसे यूके के दूतावास को उड़ाने की इच्छा रखने के लिए दोषी ठहराया गया है, किसी और का नहीं, अपने ही देश के दूतावास को। वह बर्मिंघम में पैदा हुआ और पला बड़ा है। बर्मिंघम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे फिर से माफ़ कीजिए, मेरे इंग्लैंड के सब्सक्राइबर्स से माफ़ी चाहता हूँ। बर्मिंघम एक बेकार जगह है, मैं एक बार गया हूँ, फिर नहीं जाऊँगा। तो इस आदमी को शकील अफसर द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। जो लोग नहीं जानते, ये हैं शकील अफसर। चलिए मैं आपको इस आदमी से मिलवाता हूँ। बर्मिंघम हमारे पैगंबर का अपमान सहन नहीं करेगा। उन पर सलाम हो, आपके कार्यों के नतीजे होंगे। आपके कार्यों के लिए आपको परिणाम भुगतने होंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें अपने पैगंबर के सम्मान की रक्षा करनी है, और हम इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। अपने पैगंबर के सम्मान की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। उसे मरने की परवाह नहीं, आलोचकों का सामना करेगा। असल में एक और भी है। ठीक है, आप दूसरा तर्क? अगर पसंद नहीं है तो अपने देश चले जाओ। हम ऐसा क्यों करेंगे जब हमारे पूर्वज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे? हमारे दादाओं ने फैक्ट्रियों में 20-20 घंटे काम किया था। हमारे दादाजी ही यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ काम किया। यह सही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तानी और भारतीय आए थे, लेकिन वे 1% से भी कम आबादी हैं। यह बकवास है। हमारे दादाओं ने ही आपको वह शानदार कोरियन डिश दी थी जो अब आपकी राष्ट्रीय डिश है। तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम हिस्सा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ कब्जा करने आए हैं, कब्जा करने। वे यहाँ भी कब्जा करने आए हैं। ठीक है, यह सिर्फ मजाक नहीं था। पाकिस्तानी लोग इसके बारे में खुलकर बात करते हैं, और वे खुलेआम घमंड से कहते हैं कि अरे, बर्मिंघम हमारा है, मैनचेस्टर हमारा है, पास्टर लंदन वे हमारे हैं। आंटियां इसके बारे में बात करती हैं। ठीक है, तो यह कोई साजिश नहीं है। सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कहेगा। बेटा, बैंगनी बालों वाले जागरूक लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन देशभक्तों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र गठबंधन बनाया है, जिसमें वे व्यक्तियों को स्वतंत्र काउंसलर और सांसद के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मैं आपको नदीम बट से मिलवाता हूँ। देखें ये कौन है। ये हैं बट साहब। इंस्पायर किला ये साइड के लिए है बट, और ये हैं आपके, माफ कीजिए, इनका नाम है शाहिद बट, मई में होने वाले आगामी काउंसिल चुनावों के उम्मीदवार। सुनिश्चित करें कि आप पूरा समर्थन दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम स्पार्कहिल में लेबर काउंसिलरों से छुटकारा पाएं, और बस यही है। क्या ये कमाल नहीं कि लेबर पार्टी की बात हो रही है? उन्होंने इन लोगों को खुश करने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया, उल्टे सीधे पापड़ बेल दिए, और अब वही लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। पहली बात, इस मामले में टोरी पार्टी सुरक्षित है या रिफॉर्म पार्टी सुरक्षित है, क्योंकि वे इस वोट बैंक को नहीं देख रहे हैं। वे नहीं देख रहे, इसलिए वे ठीक हैं। ये लोग उन पर असर नहीं डालने वाले। लेबर पार्टी, जिन्होंने इन्हें खुश करने के लिए सब कुछ बेच दिया, अब इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जो लोग हमें जानते हैं, यह वही आदमी है जो अपने पैगंबर के सम्मान के लिए मरने को तैयार है। यही आदमी, जिहादी। हम पूरे जोश से समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। वह और अहमद पिछले आम चुनाव में संसद के लिए खड़े हुए थे, अब काउंसिल का चुनाव है। हमने ऐसे उम्मीदवार को समर्थन दिया जिसका समुदाय में प्रभाव है। उसका समुदाय में प्रभाव है, लेकिन वह दोषी आतंकवादी है। बस याद रखना, जैसे आप। अगले मई के चुनाव में, काउंसिल चुनाव में, आपको हमारे उम्मीदवार शाहिद बट के लिए वोट करना चाहिए, और हमारे दूसरे उम्मीदवार के लिए भी, जो हैं बिलाल अरबी, जो आज यहाँ नहीं आ सके।
अब आपके हवाले मिस्टर शाहिद। अल्लाह की मदद, आपके समर्थन और इन लोगों के साथ मुझे यकीन है हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं जीतूंगा इंशाअल्लाह। ये आदमी कौन है? शहीद बट? ये आदमी कौन है? इसकी कुछ उपलब्धियां बताता हूं। ये 90 के दशक का आखिरी समय था। फिनसबरी पार्क मस्जिद, जो बहुत सारे आईएसआईएस और अफगान आतंकवादियों को पैदा करने के लिए जानी जाती है, जहां हमजा इमाम थे तो अब्बू हमजा फिनसबरी पार्क मस्जिद में एक कट्टरपंथी मौलवी थे। उसने बहुत सारे लोगों को कट्टरपंथी बनाया है। असल में उसने कट्टरपंथी नहीं बनाया, बल्कि बहुत सारे लोगों को इस्लाम के असली संदेश तक पहुंचाया। यह इस्लामी चरमपंथियों के लिए एक उपजाऊ प्रजनन स्थल और इकट्ठा होने की जगह थी, जो शाहिद की तरह थे। बट ने उनसे मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन वह कट्टरपंथी था जो बोस्निया और अफगानिस्तान गया था ताकि पश्चिमी ताकतों से लड़ सके। उसने कहा उसे मोर्चे पर धर्म की सेवा करना अपना कर्तव्य लगता है। 1998 में यमन में उसे पकड़ा गया। वह 10 लोगों के गिरोह में था, जिसमें अब्बू हमजा का बेटा और सौतेला बेटा भी थे। आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1999 में उसे दोषी ठहराया गया, जब यह दावा किया गया कि वह यमन में तबाही मचाने की साजिश रचने वाले एक आतंकवादी गिरोह का हिस्सा था। वह हथियारबंद गिरोह में शामिल होने और ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास पर बम विस्फोट की साजिश का दोषी पाया गया, अमेरिकी दूतावास पर नहीं। यह और भी बुरा था, क्योंकि वह ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास पर बम विस्फोट की साजिश कर रहा था, और अब वह उसी ब्रिटेन में चुनाव लड़ना चाहता है। इसका क्या मतलब है? यमन में एक एंग्लिकन चर्च और स्विस होटल। उस समूह का संबंध इस्लामी कट्टरपंथियों से था, जिन्होंने 1998 में 16 पश्चिमी लोगों का अपहरण कर 4 की हत्या की थी। ठीक है, लेकिन हैरिस, क्या तुम ज्यादा सख्त हो? लोग बदल सकते हैं। ये 90 के दशक की बात है। शायद अब वो बदल गया हो। तुम इतने सख्त क्यों हो हैरिस? मैं उसकी सोच दिखाता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो इसी से शुरू करते हैं। हाँ, अल्लाह सैमुअल ने कुरान में कहा है, यहूदियों या ईसाइयों को अपना दोस्त और संरक्षक मत बनाओ। आप उनके देशों में रह सकते हैं, डेमोक्रेट का नाटक कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। मेरी शर्त है, उनका परिवार यहूदी और ईसाई करदाताओं से मिली कल्याण राशि लेता है। बेशर्म लोग। बात इससे भी आगे है। उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। लेकिन लोग कहते हैं, अरे क्या आप कहते हैं हम मजाक नहीं कर सकते? आप शेर को समझिए, संदर्भ को समझिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो काफिर हैं, वे आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इन बेवकूफ काफिरों ने आपको मेज पर बराबरी की जगह दी है। वे अपने लोगों पर टैक्स लगाकर आपकी दयनीय जिंदगी को फंड कर रहे हैं, ताकि आप लोग मोटे हो सकें, पेट भर खा सकें, और यहाँ तक कि उनकी एम्बेसी उड़ाने की योजना भी बना सकें। फिर भी वे आपके खिलाफ कुछ नहीं करते। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए दोस्तों। ये शब्द आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कह रहा हूँ। जिन्हें जानता हूँ वे जाग रहे हैं। ये आपके और हमारे नेता हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी झुक जाएं, वे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अपने दीन पर कायम रहो, मुसलमानों के साथ रहो और अपनी जगह डटे रहो। ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। यह उनकी बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। मैंने ये वीडियो पहले भी देखा था, पर तब नहीं जानता था ये कौन है। और ये मई 2026 में चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको हलाल कमाई करनी चाहिए और आपको उस जिम में होना चाहिए, वो एमएमए करना चाहिए, वो बॉक्सिंग करनी चाहिए, वो वेट्स उठाने चाहिए, खुद को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई आपके सामने आए, याद रखिए मुसलमान कभी शांतिवादी नहीं होते। अगर कोई सामने आए तो उसके दांत तोड़ दें, यही मेरा संदेश है। यही उनका संदेश है। हम उनकी सेनाएं तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी ही नाक के नीचे हमारे अपने पैसों से वे हमारे ही मूल्यों और हमारे ही साधनों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मस्जिदों में शारीरिक युद्ध प्रशिक्षण के वीडियो हैं। वे मस्जिदें जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा है। आपका टैक्स पैसा आपको बदलने में ही खर्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल आपके दुश्मनों को हथियार और मदद देने के लिए हो रहा है, जो आपके दांत तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग कब्जा और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। जैसा मोहम्मद ने हाल ही में कहा,
मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखिए। लोकतंत्र से लोकतंत्र हटाया जा सकता है। दुनिया भर के विद्वानों में आप में से अधिकांश सभी विचारधाराओं के अनुसार यह है कि लोकतंत्र का औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब किसी चीज का औजार की तरह इस्तेमाल और उस पर पूरा विश्वास करना अलग बातें हैं। हम लोकतंत्र को हटाने का निर्णय लोकतंत्र से लेते हैं। ये सब कुछ आपके अपने टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। वे इसका इस्तेमाल आपको बदलने के लिए कर रहे हैं, और ये कोई शांतिपूर्ण, धीरे धीरे खत्म होने वाली विलुप्ति नहीं होगी। ये हिंसक भी हो सकता है। जैसा उस मुस्लिम ने कहा, उसका संदेश पूरा करते हैं। उस व्यक्ति को 90 के दशक में यमन में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की साजिश और आतंकवाद का दोषी ठहराया गया था। वह सिर्फ आम ब्रिटिश लोगों या ब्रिटिश लोकतंत्र से नफरत नहीं करता। किसी भी कट्टरपंथी मुस्लिम में यहूदियों के प्रति नफरत जरूर होती है। आइए सुने। मैं भी स्थानीय कार्यकर्ता हूं। खैर, मेरा मतलब है मैं यहां हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि हम यहां क्यों हैं। हम यहाँ फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हैं और उन्हें यह बताने के लिए हैं कि बर्मिंघम के लोग उनके साथ हो रही घटनाओं की परवाह करते हैं। हम भी आईडीएफ बच्चों के हथियारों और नरसंहार करने वालों की हमारे शहर में मौजूदगी से घृणा करते हैं। हमें लगता है कि हमारे शहर को इन कीड़ों और गंदगी ने अपवित्र कर दिया है। यह शर्मनाक है कि वे यहाँ हैं, पर दुर्भाग्यवश यही स्थिति है। जहां तक निवासियों की बात है तो उनमें से अधिकांश इस बात से बेहद घृणा करते हैं। तो मूल रूप से वह मकाबी तेल अवीव फुटबॉल प्रशंसकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। और मुझे कल ही पता चला कि पुलिस प्रमुख या स्थानीय पुलिस आयुक्त जो भी थे, इस व्यक्ति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उन्होंने मकाबी तेल अवीव प्रशंसकों पर प्रतिबंध के पक्ष में खुफिया जानकारी का अत्यधिक इस्तेमाल किया था। उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया। और बताओ क्या? मुसलमानों के लिए खुशामद करने के बावजूद, अपनी नौकरी सिर्फ अपने साथी मुसलमानों को खुश करने और उनकी चापलूसी करने के लिए खोने के बावजूद, ये आदमी जिसे मैंने दिखाया, मुसलमान उसे आधा ही सही मानते हैं। ये बात मुझे कल पता चली। देखो लड़के, ये क्या है, सुनो। अगर यू पर नहीं है तो मकाबी बैन है। ईमानदारी से बताओ, अगर वहां लेबर पार्टी का सांसद होता तो क्या मकाबी एस्ट्राविला के खिलाफ खेलता? उनके फैंस बिल्कुल, वे जरूर आते, आप जानते हैं, वे जरूर आते। ये इसलिए था क्योंकि उसके पास एक स्वतंत्र सांसद था, और ये इसलिए एक ठीक ठाक कांस्टेबल, आधा ठीक ठाक मुख्य कांस्टेबल, उस बेवकूफ ने नौकरी गंवाई और यही उसे मिला। आधा ठीक, पूरा नहीं, पुलिस अधिकारी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख ये है कि चाहे तुम बेवकूफ लोग इनके लिए कितना भी चापलूसी कर लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अपने एजेंडा, सोच, मूल्य, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं उन्हें पूरी तरह दोषी नहीं मानता। कम से कम वे अपनी गलतफहमी या मूल्यों के प्रति सच्चे हैं। लेकिन हमारा क्या? हम अपने देश, मूल्यों और व्यवस्था के प्रति वफादार क्यों नहीं हैं? वेस्ट मिडलैंड्स में मैं पुलिस की तारीफ नहीं करता। वो तो पुलिस की तारीफ भी नहीं कर रहा है। मैं पुलिस की तारीफ करने वालों में से नहीं हूं। तो ये बेवकूफ क्रेग गिलफोर्ड ने रिटायरमेंट ले ली जब जांच में पाया गया कि मक्काबी तेल अवीव फुटबॉल फैंस पर बैन के लिए इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हुआ था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। शाहिद बैड कोई शांतिवादी या सुधरा मुस्लिम नहीं, बल्कि दोषी आतंकवादी है जिसके यहूदियों और ईसाइयों के प्रति कट्टर विचार हैं। इस खबर में दो कमियां हैं। हम सिर्फ अपने संस्थानों की कमजोरी पर ध्यान दे रहे हैं कि वे लोग जो हमारे अपने देशों पर हमला करने की साजिश रचते हैं, वे उन्हीं देशों में चुनाव लड़ सकते हैं। यह पहली बात बुरी है। दूसरी बात, वह एक कट्टरपंथी और दोषी आतंकवादी होने के बावजूद अपने समुदाय में इतना समर्थन रखते हैं कि वे चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। यह कितनी बुरी बात है।
कोई हैरानी नहीं कि पश्चिम नीचे जा रहा है, यह समझ नहीं आता। अगर उसे अफगानी दूतावास को उड़ाने का दोषी ठहराया गया था तो कैसे, ओह, यह कैसे हो सकता है? ठीक है, यह अभी भी गलत था, पर वे हमारे पक्ष में नहीं थे। उसे ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को उड़ाने की साजिश का दोषी पाया गया। उसकी नागरिकता रद्द कर देनी थी, कभी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए, वह वापस आ सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां सचमुच ब्रिटेन और शायद ऑस्ट्रेलिया को देखेंगी। मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ी सी पक्षपात है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बस किसी तरह टिके हुए है। कुछ सालों में यहाँ चुनाव होंगे, लोग जाग रहे हैं और शायद हम वन नेशन चुन लें। पॉलिन हैंसन। हो सकता है अचानक कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति आ जाए, शायद हम ठीक हो जाएं। लेकिन अमेरिका में हालात अच्छे नहीं लग रहे। जानते हो, मेरी तरफ से भी तुम्हें शुभकामनाएं। मुझे पता है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अच्छा कर रहा है, लेकिन एक मिनट रुको, तुम लोग भी बस एक चुनाव दूर हो। जब डेमोक्रेट्स आएंगे, जय आएंगे, तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। पश्चिम में आत्महानि की गंभीर समस्या है जो हमारे राजनेताओं में भी दिखती है। मुझे नहीं पता इन्हें इससे क्या मिलता है। सच में इनसे तुम्हें क्या मिलता है? उन्हें पकड़ो, उनकी नागरिकता रद्द करो, उन्हें देश से बाहर निकालो, बस इतना ही। यह इतना ही आसान है। हमारे पास मोहम्मद हिजाब जैसे लोग हैं जो खुलेआम गर्व से कहते हैं कि वे एक और इस्लामी देश बनाएंगे। हमारे पास 50 मिलियन लोग हैं, यह प्रशंसनीय है। यूरोप में मुसलमानों की संख्या 50 मिलियन है। यूरोप में मुसलमानों की संख्या कई मुस्लिम देशों से ज्यादा है। अगर यूरोप के सभी मुसलमान एक देश होते तो वह सबसे बड़े मुस्लिम देशों में शामिल होता। इसे देखिए, यह यूके की मस्जिद है। इसमें इस्लामी राजनीतिक उद्देश्य क्या है? क्या यह यूके की मस्जिद में है? इस्लामी राजनीतिक उद्देश्य क्या है? वह राजनीतिक दृष्टि क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व ताला कुरान में कहते हैं कि मैंने अपना पैगंबर भेजा है अल हक के दीन के साथ, सत्य, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि वह सभी अन्य जीवन के तरीकों पर हावी हो जाए। इसलिए इस्लाम के अलावा सभी अन्य जीवन के तरीके खत्म हो जाने चाहिए। अल्लाह ने नबी मोहम्मद को भेजने का यही उद्देश्य था। मोहम्मद एक संदेश और उद्देश्य के साथ आए थे, सभी अन्य जीवन के तरीकों को अप्रचलित कर देना। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, पूंजीवाद, साम्यवाद, सब खत्म, सिर्फ मुस्लिम जीवन शैली, इस्लाम। इस्लामी दृष्टिकोण यही है, चाहे मुसलमानों को पसंद हो या नहीं। यही वह दृष्टि है जो पैगंबर लेकर आए थे, और यही वह दृष्टि है जिसे पूरा करना है। ना आपकी लोकतंत्र, ना आपकी उदारवाद, ना आपकी पूंजीवाद, ना आपकी इंसान ने जो भी बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई व्यवस्था के अलावा पश्चिमी सभ्यता में कोई व्यवस्था नहीं। इस्लाम के अलावा कोई और विचारधारा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि उनके पास एक विस्तृत कार्य योजना थी, मक्का में कुफ्र के अधीन होने की स्थिति से लेकर मदीना में राज्य के प्रमुख बनने तक, और रोमन और फारसी साम्राज्यों का अंत लाने तक। उन्होंने ऐसे कदम उठाए ताकि हम उनका अनुसरण करें। वो आदमी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो लेकिन वाला आदमी, वो AFSA वाला आदमी, ये सभी लोग, यही उनकी आस्था है। यही सच में उनकी आस्था है। यही है, सच में यही है जो वे हमारे सामने, हमारी जमीन पर, हमारे क्षेत्र में हमें उपदेश देते हैं, और हमारे कमजोर दयनीय राजनेता उन्हें करने देते हैं। कुछ कर नहीं सकते। घृणा भाषण कानून होते हुए भी उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? यह हर दूसरे जीवन के तरीके के खिलाफ नफरत है, हर एक जीवन के तरीके के खिलाफ। वे कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य हर दूसरे जीवन के तरीके को बेकार कर देना है। हम हर एक संस्कृति को खत्म कर देंगे। यह घृणा भाषण नहीं है? क्या यह सुंदर नहीं? क्या यही इस्लाम है? ओह हमारे प्यारे मुसलमानों। हैरिस, तुम ये कैसे कह सकते हो? ऑस्ट्रेलिया में 5 साल जेल जाओगे? लगता है कोई दरवाजे पर है, मैं तैयार हूं। लेकिन यही तो कितनी दयनीय बात है। ये वाकई बहुत ही दयनीय है, लेकिन वे आग से खेल रहे हैं। जितना ज्यादा इसे चलने देंगे, जनता उतनी ही गुस्सा होगी, और उस समय उनके पास खुद के अलावा किसी और को दोष देने के लिए कोई नहीं होगा।